नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त, व्यस्त और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए हम भी आपको थोड़ा सा उस बेहतर बनाने में आपको मदद करें। आइए, आज का जो प्रश्न होने वाला है वो NCERT सार संग्रह का वन लाइनर जो है आपको महेश कुमार बनवाल जी के वो बुक हम लोग इस सीरीज में लेकर के आए हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आपको यूरोपीय का आगमन आप देख चुके हैं पहला वीडियो में। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। अब ये आपको दूसरा वीडियो है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के साथ क्या संबंध रहता है, उनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में की पूछा जाता है, पूछा गया हुआ है, वो सभी प्रश्न इसमें दिया हुआ है। NCERT का जो सार है वो बुक है, कवर कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का मुगल सम्राट के द्वारा जो नियुक्त किया गया था स्वतंत्र रूप से, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। जैसे कि औरंगजेब का औरंगजेब का जो चयन हो रहा था, तो जहांगीर के बाद जब औरंगजेब आते हैं तो क्या होता है, वो दारा सिक्को और औरंगजेब के बाद क्या होता है, दोनों पद के लिए लड़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसका स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें मुगल सम्राट स्वतंत्र रूप से नियुक्त होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो कौन होते हैं गवर्नर जनरल अंतिम? मुर्शिद कुली खां रहते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां, जो कि 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक रहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ, ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आप लोग जानते हैं मुर्शिद कुली खां जो है ढाका से अपने ही नाम पर एक मुर्शिदाबाद शहर स्थापित किए थे और मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करते हैं राजधानी को। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे क्या है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो बंगाल के कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जो मधुमक्खी की तुलना आपको यूरोपियों से करते हैं? तो अलवर्दी खां। कौन है? अलवर्दी खां। अगला प्रश्न देखिए, 20 जून 1756 ईस्वी को 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो आप जानते हैं 20 जून, ये डेट याद रखना। ब्लैक हॉल की त्रासदी कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक हॉल की घटना होती है सिराजुद्दौला के काल में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न देखिए, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे देखिए, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो अलीनगर, वो जो त्रासदी हुआ उसके बाद 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज अधिकारी रहते हैं और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब रहते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना कब होता है? जब प्लासी की लड़ाई सबसे पहले होती है। तो प्लासी की लड़ाई होती किसके किसके बीच में है? तो रॉबर्ट क्लाइव और आपको सिराजुद्दौला के बीच में। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को क्या माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक ना। तो प्लासी का युद्ध आप जानते हैं कि 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। कहाँ होता है? बंगाल में होता है। और बंगाल के नवाब कौन रहते हैं? सिराजुद्दौला रहते हैं। वो क्या होते हैं, युद्ध में हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तब जाकर के क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व समझिए रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित हो जाता है। तो अगर पूछा जाए ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारतवर्ष में किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो प्लासी का युद्ध जब 1757 ईस्वी को हुआ, तो उस टाइम में बंगाल में जो है बंगाल के नवाब आप जानते हैं सिराजुद्दौला थे। लेकिन सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर रहते हैं। उसी के धोखाधड़ी के कारण से क्या होता है, सिराजुद्दौला युद्ध हार जाते हैं। नहीं तो रॉबर्ट क्लाइव को वो अकेले बंगाल के नवाब थे और वो धूल चटा सकते थे, है ना। तो मीर जाफर क्या समझते हैं ना कि दोस्त अगर धोखा दे दो तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो ये दोस्ती ही हुआ ना। मीर जाफर जो है बंगाल के नवाब का सेनापति रहता है। और सेनापति अगर धोखा दे दो तो सेना के बारे में अगर अपना सारा इन्फॉर्मेशन लीक कर दे कि हमारे सेना इतना है ऐसे ऐसे, तो उस पर क्या हो सकता है, वो तो कोई भी जीत सकता है। चलिए, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आप जानते हैं प्लासी का युद्ध जब हो रहा था
1857 ईस्वी में। तो उस टाइम में मुगल बादशाह कौन था? ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हो गए, लेकिन मुगल बादशाह उस टाइम में आपको आलमगीर द्वितीय था। 1757 ईस्वी में कौन थे? आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? देखिए बंगाल का नवाब कौन बनेगा? यही मीर जाफर ही बना दिया है, क्योंकि मीर जाफर कौन था? ये आपको सिराजुद्दौला के सेनापति थे, और ये धोखा दे करके अंग्रेज के साथ चले गए थे। तो अंग्रेज के अब वो चाटुकारी करने लगे, तो क्या करेंगे? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। जो रॉबर्ट क्लाइव थे यहाँ पे गवर्नर थे अंग्रेजी, वो क्या किए? मीर जाफर को फिर, इसीलिए तो वो धोखा देते हैं। मीर जाफर को बोल देते हैं, वो क्या बोल, उसका उसका कहना रहता है कि हम आपको बंगाल का शासक बना देंगे, आप सेनापति के रूप में काम कर रहे हैं उसके यहाँ, इससे अच्छा है कि आप जो है मेरा साथ दीजिए। रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे देता है मीर जाफर, और मीर जाफर फिर क्या होता है? खुद एक बंगाल का नवाब बन जाता है। लेकिन उसको क्या पता कि अगर हम किसी का सहायता लेके नवाब बनते हैं तो फिर हमको सब दिन उसी के अंदर काम करना पड़ेगा। फिर देखिए ना, मीर जाफर का होता है क्या, वो होता है ना कि कुत्ता वाला हाल हो जाता है, इसको फिर पद से हटा दिया जाता है मीर जाफर को। फिर मीर कासिम को, इसके दामाद को बना दिया जाता है। तो अब तो सब समझिए, और अंग्रेज के हाथ में चला गया ना। रॉबर्ट क्लाइव जो इसको युद्ध में जिताया, उसी का ना अब होगा। ये तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, वास्तविक तो चल गया ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में। आपको साम्राज्य। चलिए आगे एक प्रश्न देखिए, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो ब्रिटिश प्रभुत्व आप बता चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव जो सिराजुद्दौला के साथ 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, उसी से क्या होता है? ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो सही आंसर ये हो गया। आगे का प्रश्न देखिए, वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया? देखिए हो गया ना, इसके दामाद मीर कासिम को बना दिया जाता है। 1760 ईस्वी में क्या होता है? 1757 में तो आप जानते हैं कि ये प्लासी का युद्ध होता है। मीर जाफर को उसको बना देते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद, 2-3 साल के बाद देखिए मीर कासिम को बना देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? पद से हटा देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। ये डेट आपको, जो घटनाएं उस टाइम में घटी और तिथि है, वो आपको एकदम याद रखना है, गलती नहीं करना है इसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, घटनाएं और वर्ष उस टाइम का। चलिए देखा जाए, ब्लैक होल की जो घटना होती है आपको 20 जून 1756 ईस्वी को होती है, ब्लैक होल त्रासदी। आप ब्लैक होल त्रासदी के बारे में जानते ही होंगे कि ब्लैक होल त्रासदी है क्या चीज़। एक ही कमरा में बहुत सारे अंग्रेज़ों को बंद कर दिया जाता है, और उसमें से बाद में सुबह में अगर खोलने के बाद देखा जाता है तो एक कमरा में 12x13 कमरा रहता है, उसमें बंद कर देते हैं। लगभग 100 से प्लस आदमी को बंद कर देते हैं, 17 आदमी उसमें लगभग जिंदा रहते हैं और सब मर जाते हैं। तो यही एक काला घटना, यही कहा जाता है ब्लैक होल घटना। अलीनगर की संधि जो हुई थी, कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 9 फरवरी। 20 जून को होता है आपको 1756 को प्लासी अति ब्लैक होल की घटना। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि। अलीनगर के बाद होता है आपको प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। फिर बक्सर का युद्ध होता है आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का जो युद्ध होता है, यह आपको मेजर हेक्टर मुनरो रहते हैं अंग्रेज के सेनापति, और इधर से कौन कौन रहते हैं? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रहते हैं, फिर शुजाउद्दौला भी रहते हैं, उधर से शाह आलम द्वितीय भी रहते हैं, मुगल सम्राट। सब का सेना इधर से मिल करके फिर भी बक्सर के युद्ध में क्या होता है? इनकी हार ही होती है। तो बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की जो पहली संधि है वो आपको 12 अगस्त 1765 को होती है। इलाहाबाद की दूसरी संधि आपको 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को होती है। और बनारस का जो संधि है वो आपको 1773 में। बनारस का संधि कब होता है? 1773 में। एकदम सब इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या है कि 22 अक्टूबर जो है 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। मीर कासिम उस टाइम में आप जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाता है, क्योंकि मीर जाफर को बना करके मीर कासिम को क्या कर दिया जाता है? नवाब बना दिया जाता है। फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला रहते हैं, और ठीक है, और दिल्ली के जो मुगल सम्राट है वह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सम्मिलित सेना क्या होता है? 1764 ईस्वी में ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध होता है। तो उस युद्ध में होता क्या है, तो अंग्रेज सभी को तीनों को क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। और फिर से तो, और अगर दो युद्ध अब जीत चुके हैं तो समझ सकते हैं कि आप इंडिया पे अब क्या हो सकता है, उसका एक विशेष पकड़ हो गया।
चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो आपको बता चुके हैं मेजर हेक्टर मुंडो के द्वारा किया गया था। तो कौन हो गया? मेजर हेक्टर मुंडो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए बक्सर का युद्ध जब हो रहा था तो बंगाल का नवाब उस टाइम में मीर जाफर को बना दिया जाता है। मीर कासिम इसीलिए युद्ध में आते हैं 1764 में, जो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम सम्मिलित होते। क्यों? मीर कासिम को कुछ देर के लिए बनाता है, और फिर जब मीर कासिम थोड़ा सा इधर उधर अंग्रेज का बात नहीं मानने लगता है तो मीर जाफर को पद से हटा करके मीर कासिम को हटा करके और फिर से मीर जाफर को बता देता है। मीर जाफर तो कठपुतली है, ये था, एक बार बना फिर से निर्लज की तरफ दोबारा भी बन जाता है। तो मीर जाफर को बनाने में कोई दिक्कत था नहीं, इसको सिर्फ सम्राट बनल रहना था, भले ही अंग्रेज के अंदर किसी का अधीन ही क्यों ना हो। आपको किसी के अधीन काम करने से, किसी के अधीन अगर आप काम करते हैं, भले ही आपको 50,000 लाख रुपया मिले, लेकिन आप खुद का अगर 10,000 भी कमाते हैं ना तो उसमें सुकून है, न कि 50,000 में। वही बात है यहाँ लागू होता है, लेकिन पता नहीं इसको क्या दिमाग में था मीर जाफर को। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की पहली संधि होती है वह किसके किसके बीच होती है? बक्सर के युद्ध के पश्चात ही ना इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। कब होती है? कितना अगस्त को? तो कितना अगस्त को होता है? आप देखे थे 12 अगस्त कितना अगस्त था? 10 और 4 14 था ना, 10 को होता है ये, 10 ही को ना, नहीं 12 अगस्त को, 12 4 16, ठीक है। देखिए हम भी भूल गए थे। 12 अगस्त को होता है आपको पहली संधि, और 4 दिन बाद 12 4 16। 12 अगस्त को कैसे याद रखा जाए? हाँ, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, है ना। और 16 अगस्त को जाकर के आपको, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह इलाहाबाद की जो पहली संधि होती है, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। उसी दिन के सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के मध्य होती है, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न होती है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इलाहाबाद की जो पहली संधि है वह आपको मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और उसके बाद जो है क्लाइव के मध्य होती है, तथा इलाहाबाद की दूसरी संधि जो होती है क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होती है। तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो आप जानते हैं इलाहाबाद की जो संधि होती है, दो इलाहाबाद की संधि होती है, 12 अगस्त 1765 को, एक होती है आपको 16 अगस्त 1700 कितना 16 अगस्त 1765 को होती है ना। देखिए 12 अगस्त और 16 दोनों संधि होती है, तो 12 अगस्त और 16 अगस्त को होती है। तो ये आप जानते हैं कि किस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, तीनों जगह का दीवानी इसको प्राप्त हो जाता है इलाहाबाद की जो संधि होती है इसी के द्वारा। क्योंकि अब बक्सर का भी युद्ध खत्म हो गया, अब संधि हो गया अंग्रेज के साथ की, अब ये सब सेना, ये सब तो रहते नहीं हैं, नवाब सब जो रहते हैं अलग अलग जगह के, बंगाल के अलग रहते हैं, बिहार के, उड़ीसा सबका दीवानी अब प्राप्त हो जाता है किसको? अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो देखिए स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में रखते हैं, इसीलिए इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इलाहाबाद की संधि आप जानते हैं कि 12 अगस्त 1765 को पहली संधि होती है और 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि होती है। उसी के बाद बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना होती है। तो किसके टाइम में होती है? तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, क्योंकि उस टाइम में रॉबर्ट क्लाइव ही रहते हैं। 1764 में ना आते हैं मेजर हेक्टर मुंडे, तब तक ये रॉबर्ट क्लाइव ही रहते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव में, और बंगाल में द्वैत शासन का स्थापना, पूछा जाए बंगाल में द्वैत शासन का स्थापना किसके समय में हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में। अगला प्रश्न देखिए, सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप का शरण ली? तो सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप का शरण लेता है? तो गवर्नर ड्रेक के नेतृत्व में। तो सही उत्तर होगा कि गवर्नर ड्रेक। अगला प्रश्न देखिए, मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक बता रहे हैं। बंगाल का जो संस्थापक था वह मुर्शद कुली खां था, नाम आपको याद रखना है। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। ये डेट आपको याद रहे कि न रहे, लेकिन संस्थापक याद रखना है। 1717 से 1727 तक ऐसे बंगाल के नवाब रहे थे, और हैदराबाद के जो स्थापना किए थे निजामुल उल मुल्क, और जिसको हम लोग निजामुल मुल्क को चिलकरिज खां के नाम से भी जाना जाता है।
तो 1724 में ये स्थापना करते हैं हैदराबाद का। फिर देखिए भरतपुर का 18वीं शताब्दी में चूड़ामन और बदन सिंह स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? चूड़ामन और बदन सिंह। उसके बाद फिर कर्नाटक का देखिए 18वीं शताब्दी में सादत उल्ला खां स्थापना करते हैं कर्नाटक का। फिर देखिए दोस्तों अवध का स्थापना होता है सादत खां के द्वारा, और उसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी रहती है सादत खां को। बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिलती है तो इसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है सादत खां को। अवध का स्थापना। जयपुर का आपको सवाई राजा जयसिंह हो जाता है। रुहेल पठान का मोहम्मद खां बंगस हो जाता है। रुहेल पठान का क्या होता है? मोहम्मद खां बंगस हो जाता है। उसके बाद देखिए मैसूर का आप जानते हैं, मैसूर का कौन हो जाता है? हैदर अली। आपको सब के सब याद रखना है, ठीक है। याद कैसे करना है? तो इस आपको इस साइड क्या करना है, ऐसे करके इसको हाथ दे देना है, ऐसे याद करना है। जयपुर का कौन हो गया? सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान का कौन हो गया? तो मोहम्मद खां बंगस हो गया। मैसूर का कौन हो गया? तो हैदर अली हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न अवध का है सादत खां, कर्नाटक का सादत उल्ला खां, भरतपुर का चूड़ामन बदन सिंह, हैदराबाद का निजामुल मुल्क, और बंगाल का कौन है? मुर्शिद कुली खां। ये सब याद रहना चाहिए। इसके बाद 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल और कर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। किसके कार्य को कार्य कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है? तो लॉर्ड एलनबरो का जो काल रहा 1842 से 44, ये आपको कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। ये बात जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है। ये देखिए कुशल अकर्मण्यता के काल माना जाता है, तो ये आपको सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। तो देखिए आज जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब हैं इनसे संबंधित सभी प्रश्न आपको जितना एनसीईआरटी सार्क संग्रह में दिया गया उन सभी प्रश्नों को हमने विश्लेषण इसमें कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से सब दिन इस सीरीज़ को देखते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।